नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सिक्स सिग्मा लेन का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, सिक्स सिग्मा मेडिकल टीम को बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा में निःशुल्क मेडिकल सेवाओं के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम बधाई के पात्र है। राज्य सरकार की ओर से धाम में दी जाने वाली सेवाओं के लिए चिकित्सा टीम को सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने सिक्स सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस टीम के हाई ऑल्टीट्यूड में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। सिक्स सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सिक्स सिग्मा मेडिकल टीम को बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा में निःशुल्क मेडिकल सेवाओं के लिए रवाना किया है और ऐसे में इस सेवा का सराहना भी सीएम द्वारा की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सिक्स सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम बधाई के पात्र है। राज्य सरकार की ओर से धाम में दी जाने वाली सेवाओं के लिए चिकित्सा टीम को सभी सुविधाएं दी जाएंगी और इससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने सिक्स सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस टीम के हाई ऑल्टीट्यूड में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सिक्स सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस के मेडिकल निदेशक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा है कि इस बार मेडिकल टीम यात्रा के दौरान ज्यादातर पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जा सके। डॉक्टर परवेज अहमद ने बताया कि इस बार यात्रा में मेडिकल सेवा देने के लिए सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से 45 से अधिक मेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा, जिसमें क्रिटिकल केयर, कार्डियो मेडिसिन, महिला रोग, रेस्पिरेटरी, माउंटेन मेडिसिन के विशेषज्ञ भी अपनी सेवाएं देंगे। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले गए हैं। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूद गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। एक तरफ जहां सरकार अपने इस फैसले को वापस लेने के पीछे श्रद्धालुओं की सुविधा का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार के विवेक पर सवाल उठाए हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए। सीएम धामी मौके पर इस दौरान मौजूद रहे और चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। हालांकि कई व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में विपक्ष जमकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि सीएम धामी की मौजूदगी में बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खोले गए
और चारधाम यात्रा का आगाज आज से हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले जो एक दिन में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं का विजिट करने का था, उसको लेकर हमने निर्णय लिया था। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से और आने वाले श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तमाम चीजों को लेकर हमने उसमें पुनर्विचार करके अब जो है उस सीमित संख्या को हटा के सभी श्रद्धालुओं को उनके अनुसार जो है दर्शन करने के लिए बोला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि उसके बावजूद भी अगर कहीं पे श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम आती है, कहीं पे किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसके लिए हमारे प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक हमारे वहां पे जो टीम्स हैं वो वहां पे डिप्लॉयड हैं, वो हर तरीके से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। मौजूदा जो भाजपा की सरकार है, चारधाम यात्रा की अभी तक तैयारियां पूर्ण नहीं हुई है। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी कई घोषणाएं हो रही है। सरकार ओवरबोर्ड की स्थिति में पड़ी हुई है कि अब क्या करें, क्योंकि अभी पहले इन्होंने साइट खोली कि आप साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं, साइट क्रैक्स हो गई, उस पर कई लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। और अब जो ये इस स्थिति में सरकार आ गई है कि करे तो करे क्या। हमारा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि चारधाम यात्रा जब शुरू हो चुकी है उसकी तैयारियां जो कमी है उन्हें दूर करने का काम करे। वहीं देहरादून के आईआईपी में सक्षम 2023 का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में ऊर्जा संरक्षण के लिए नए उपायों और पहलों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत ने देश की प्रगति के लिए दुर्लभ संसाधनों को लंबे समय तक चलाने के लिए हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। और इस अवसर पर आईआईपी के निदेशक अंजन राय ने भी वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील पाठक ने अपने भाषण में देश में की जा रही कई नई पहलों की जानकारी दी है। इस अवसर पर छात्रों द्वारा वॉकथन भी किया गया। ऊर्जा संरक्षण के लिए जो एक टारगेट फिक्स किया है नेट जीरो की ओर 2030, उसके लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक बहुत व्यापक अभियान आप लोग चला रहे हैं। और मैं अपने वर्मा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी वो जो है पर्यावरण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारे उत्तराखंड के स्कूलों में, कॉलेजों में हर जगह कार्यक्रम करते हैं। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं अपनी ओर से सभी जितने भी हमारे नए बच्चे हैं कॉलेजों के, उन सबको हमने 3 मंत्र दिए हैं कि एक तो टीबी मुक्त उत्तराखंड करना है। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े कई लोग शामिल हुए। शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान कॉलेज के परिसर में धन्वंतरी मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान निशंक ने कहा है कि आज पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान रही है। कोरोना काल में जब स्पेन जैसे बड़े देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तब आयुर्वेद ने ही पूरे हिंदुस्तान को बचा कर रखा था। वहीं मौके पर मौजूद आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान कुछ लोगों ने आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए कई षड्यंत्र किए, लेकिन आयुर्वेद की शक्तियों को अब दुनिया जानती है और लोग इसको लेकर जागरूक बन रहे हैं। तो शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया था। पूरी दुनिया ने आयुर्वेद का तब दर्शन किया जब स्पेन जैसे देश चौराहे पर खड़े हो गए थे, जो चिकित्सा औषध के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश थे, वो चौराहे पर खड़े हो गए थे। और हिंदुस्तान जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश ने अपने 135 करोड़ लोगों को किस तरीके से बचाया। ये जो आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा है, उसने हिंदुस्तान को बचा करके रखा, खड़ा किया। और आज आयुर्वेद के प्रति लोगों के मन में आपने देखा कि बड़े बड़े चिकित्सालय जितने भी होंगे वहां पर आयुष विंग जरूर होती रही है। यह
गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय का शताब्दी वर्ष ही नहीं है, ये एक तरह से कहिए कि आयुर्वेद को अब पूरे पंख लगने का वर्ष है। आयुर्वेद को लेकर के जब इस तरह की चर्चा संगोष्ठी लोगों का आपस में बैठ करके तो चिंतन होगा और सब लोगों का एक मत, एक दृष्टि, एक भाव और एक लक्ष्य होगा तो आयुर्वेद पूरी दुनिया में गुंजायमान होगा, आयुर्वेद की पुनर्प्रतिष्ठापना होगी। तो रुद्रप्रयाग से डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी नसीहत दी है। डीएम ने कहा है कि सभी श्रद्धालुओं मौसम को देखकर करे यात्रा की शुरुआत। केदारनाथ में बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों और श्रद्धालुओं जिला प्रशासन के नियमों का पालन को भी कहा है। बता दें कि बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर समिति की परेशानियां भी बढ़ गई है। वहीं हरिद्वार में नहर पटरी के बीच बनी पार्किंग में हाईटेंशन लाइन के नीचे गैस से भरे कैप्सूल इंडियन गैस प्लांट और दमकल विभाग की सख्ती के बाद अब नहीं खड़े होंगे। दमकल विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने एक्शन लिया और दमकल विभाग के अधिकारियों ने ट्रकों को हटवा दिया है। आगे से मौके पर ट्रक खड़े न करने की हिदायत भी दी गई है। दरअसल बहादुराबाद में नहरों के बीच में खाली पड़ी सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी पार्किंग में गैस प्लांट के दर्जनों गैस से भरे कैप्सूल ट्रक हाईटेंशन लाइन के नीचे खड़े होने से बड़ा हादसे का डर सता रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति की परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। समिति के अध्यक्ष अचेंद्र अजय ने ऐसे 188 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। उनका कहना है कि जल्द ही मंदिर समिति की जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि मंदिर समिति की दुकानों को सालों पहले लीज पर लिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में लीज पर दुकान लेने वाले लोग समिति को किराया नहीं दे रहे थे। पिछले साल भी करीब 22 लाख की वसूली ऐसे लोगों से की गई थी। इस बार भी बड़े स्तर पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। विगत वर्ष जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई, जो परिसंपत्तियां हैं हमारी उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और इसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक है ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के दौरान सड़क हादसे रोकने को लेकर पुलिस सख्ती दिखाएगी। बॉर्डर पर स्पीड गन लगाकर तेज रफ्तार वाहनों पर नजर रखी जाएगी। तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई होगी। अभी तक हाईवे पर स्पीड गन से चेकिंग नहीं हो रही थी। पुलिस की सख्ती से सड़क हादसों पर काफी हद तक लगाम लगने की संभावना है। बता दें कि रुड़की में करीब 2 साल पहले दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार 4 लेन से सफर शुरू हुआ था। जब से यह 4 लेन शुरू हुआ तब से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो इसी साल 4 माह के अंदर हाईवे पर सड़क हादसों में 40 से अधिक मौत हुई है। अब की 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अभी सख्त नजर आ रही है और ऐसे में हादसे रोकने के लिए सख्ती जो है पुलिस द्वारा बढ़ाई जाएगी। तो स्पीड गन से वाहनों की रफ्तार पर अब नजर रखी जाएगी क्योंकि कई बार गाड़ियां अनियंत्रित होकर सड़क दुर्घटना के शिकार होती है और ऐसे में फिलहाल पुलिस दुर्घटनाओं को लेकर सख्ती बरतने जा रही है। हादसे रोकने के लिए स्पीड गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्पीड गन से वाहनों की रफ्तार पर भी लोगों की नजर बनी रहेगी। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है और हादसे रोकने के लिए सख्ती जो है पुलिस द्वारा बढ़ाई गई है। तो स्पीड गन से वाहनों की रफ्तार पर लोगों की नजर अब पुलिस और सख्त हो रही है।
यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। वही चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे, ऋषिकेश में आज बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, केदारनाथ के लिए आज नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। ऋषिकेश और हरिद्वार में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम खराब होने की वजह से रजिस्ट्रेशन रोका गया है। श्रद्धालुओं को अब इंतजार करना होगा। 3 धाम के लिए खुला रहेगा रजिस्ट्रेशन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी, ऋषिकेश में आज बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। केदारनाथ के लिए आज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऋषिकेश और हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश के वजह से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी, ऋषिकेश में आज बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ के लिए नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। ऋषिकेश के और हरिद्वार में अब रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम खराब होने के कारण ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बर्फबारी और मौसम खराब होने के कारण रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां ऋषिकेश में आज बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर और केदारनाथ के लिए नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऋषिकेश में बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। वहीं कपाट खुलने से पहले केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी ने मुश्किलें पैदा कर दी है। पैदल मार्ग और धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी गिरने और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ के लिए यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि केदारनाथ में कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से धाम में यात्रियों के लिए लगाए गए कई टेंट टूट गए हैं। न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। यात्रा मार्गों पर भारी बारिश, बर्फ जमा है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं यात्रा मार्गों पर जमी बर्फ को हटाने का कार्य किया जा रहा है। तो केदारनाथ में भारी बर्फबारी, यात्रियों का पंजीकरण भी रोक दिया गया है और 30 अप्रैल तक अब पंजीकरण नहीं किया जाएगा। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। वही सनातन परंपरा रही है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वहां मौजूद होते हैं। वहीं परंपरा का निर्वाह करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार से रवाना हुए। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ आपदा के बाद सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी नाराजगी दिखाई। साथ ही यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को लेकर नीति बनाने की बात की है और भारत की बढ़ती जनसंख्या और अतीक अहमद और उसके भाई के हत्याकांड को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो गैर हिंदू है वो मंदिर के कार्यों में सम्मिलित नहीं हो सकता। जो गैर हिंदू है वो मंदिर कार्य में नहीं लगना चाहिए। अगर मंदिर का कोई भी कार्य हो रहा है, विस्तारीकरण, सुंदरीकरण, निर्माण जो भी हो रहा है, तो उसमें भी जो दूसरे धर्म के कामगार हैं उनको नहीं उसमें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आखिर उसी कार्य के अंग हो गए। भले एक दिन के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर आए, लेकिन मंदिर की तरफ से पेमेंट होगा, मंदिर के अगल बगल में मंदिर के अंदर काम करेंगे, तो उस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद निथानी ने पलायन को लेकर कहा है कि सरकार जो कहती है वो धरातल पर भी आना चाहिए। और वहीं उन्होंने कहा है कि पलायन आयोग की अभी तक क्या परफॉर्मेंस है और अब तक कितना पलायन रोका गया है। फ्लाइंग आयोग की रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करे तब तो फायदा है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध
यह है कि सरकार अगर पलायन रोकने का संकल्प लेती है तो पलायन आयोग ने 1 साल के अंदर क्या किया है या पिछले 5 सालों में क्या किया है उसका कम से कम सरकार श्वेत पत्र जारी करे। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सरकार पलायन रोकने का प्रयास कर रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन जो पलायन आयोग बना है उसने कितना प्रयास किया है यह भी सार्वजनिक होना चाहिए। कि मेरा कहना यह है कि सरकार तो कहती है उसको धरातल पे भी आना चाहिए। पिछली बार इन्होंने पलायन आयोग बनाया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस पलायन आयोग की क्या परफॉर्मेंस है, अब तक कितना पलायन रोका गया है। उस आयोग की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करे सरकार, तब तो फायदा है। अब आयोग बना दिया, उस पर कोई काम ना हो तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। वहीं यूकाडा में वित्त नियंत्रक की कर्मचारी की मौत का मामला, केदारनाथ धाम में आपको बता दें हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से मौत हुई थी। अमित सैनी का शव देर शाम पहुंचा रुड़की आवास। देहरादून में पोस्टमार्टम के बाद आवास पर पहुंचा शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूकाडा के अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। आज किया जाएगा मृतक अमित सैनी का अंतिम संस्कार। बड़ी जानकारी आपको बताते, यूकाडा में केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से मौत हुई थी। अमित सैनी का शव देर शाम रुड़की आवास पहुंचा। देहरादून में पोस्टमार्टम के बाद आवास पर पहुंचा है शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी जानकारी, यूकाडा में वित्त नियंत्रक की कर्मचारी की मौत, केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से मौत हुई है। अमित सैनी का शव देर शाम रुड़की पहुंचा है। तो यूकाडा में वित्त नियंत्रक की कर्मचारी की मौत हुई है और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से मौत हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और यूकाडा में वित्त नियंत्रक की कर्मचारी की मौत का मामला। केंद्रीय रक्षा एवं राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट अपने जनपद भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया ताकि लोगों को और बेहतर उपचार मिल सके। वहीं उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि जब मैं जसपुर आया था तो यहां पर बहुत परेशानी थी, यहां के लोगों को अल्ट्रासाउंड के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। अब अल्ट्रासाउंड मशीन की शुरुआत कर दी गई है और ट्रायल में जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। यहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि यह मशीन जिले की सबसे आधुनिक मशीन है। इससे गर्भवती माता बहनों का मुफ्त अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और बाकी लोगों का उचित दर पर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिससे लोगों का धन और दौड़ भाग भी बचेगा। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की अभी पोस्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल 2 दिन यहां सुविधा दी जाएगी और डॉक्टर की पोस्ट के लिए सीएमओ ने डिमांड भेज दी है, जिसके जल्दी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही अस्पतालों को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि जनता को दूर न जाना पड़े, सारी सुविधा उनके जिले में ही मिल सके। यहाँ पर बहुत परेशानी थी जब मैं पिछले दिनों यहाँ आया था, तो अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था और उसमें भी पैसा पड़ता था। अब आज अल्ट्रासाउंड मशीन को हमने लोकार्पित कर दिया है, जनता के लिए खोल दिया है। ट्रायल में अभी तक जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। मुझे यहाँ के जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हमारे जिले की सबसे अव्वल लेटेस्ट मशीन ये आई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।